ठीक है भाई, आज का टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अरे वाह क्या बात है, बारिश हो गई। मतलब देख लो, मैं जैसे ही मैं हंसता हूँ ना तो पता नहीं बादलों को क्या हो जाता है, इतने खुश हो जाते हैं बादल कि आज तो सागर सर इतने हंसे हैं, तो फिर आज तो बारिश होना लाजमी है। बारिश हो गई, देखो सच सीरियसली बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अब कोई कोई बाहर कह रहा है कि कह रहे कि सर मैं बाहर जा सकती हूँ क्या प्लीज, वो ताल से ताल मिला, टेने वो होते हैं ना तीन चार लड़के। ठीक, ऐसे नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, मैं जानता हूँ मेरी आवाज बहुत अच्छी है लेकिन मेरे को मत सुनाओ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें उस सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव टर्म्स को लेके हमें काफी अटेंटिव और काफी हेल्दी रहना पड़ता है। ठीक है, आज से ही अगर मैं 50 साल पहले चले जाऊं तो रिप्रोडक्टिव की अगर कोई भी बातें करता था तो एक वैसा, हो तूने क्या बोल दिया, तू पागल है क्या, किसी बातें कर रहा है। तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही इन सब बातों को बहुत ही ज्यादा क्या माना जाता था, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा इंसान कोई बोल दे उसे, छी तो कितना गंदा है, देखो शंत को जेल में करवाऊंगा मैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारी सोसाइटी काफी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है। ठीक है, पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा मिथ होते थे क्योंकि टीवी में ऐसे ऐसी चीजें आती थी। टीवी में दिखाई ऐसा ज्यादा था कि कोई भगवान जी हैं, वो उन्होंने उसकी आंखों में देखा, उनकी आंखों में देखा तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ऐसी ऐसी बातें करके फिर कुछ लोग देखने लग गए किसी की आंखों में कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब जो मिथ हैं, तो मिथ को दूर करने के लिए, और ये तो सिर्फ एक ही मिथ है, ऐसे ही बहुत सारे मिथ होते थे पहले के जमाने में। पहले के जमाने का मतलब मोस्टली तो इंडिया में ही होता था ऐसा, और जो कुछ वैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा हम, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो रियल नहीं होती हैं। छोटे छोटे में ही ऐसी ऐसी बातें पता नहीं कौन फैला देता है, कहाँ से आती है मेरे को समझ, इतनी अफवाहें उड़ती हैं इन सब चीजों को लेके। ठीक है, और स्पेशली बच्चों में। तो इसलिए ये सब जो मेन चीजें हैं वो सब सब लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एज अ साइंस स्टूडेंट भी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी की बात करूं, तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी तब होती है जब स्टूडेंट्स को या जो भी जितने भी लोग हैं उनको रिप्रोडक्शन के बारे में प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन हो, मिथ ना हो। बहुत से लोग मिथ पे चलते हैं कि ये गैया को ये लोई खिला दियो तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे नहीं नहीं, तू सुबह सुबह होके जल चढ़ा, सुबह सुबह 4 बजे उठ के, और सुबह सुबह उठ के ये कर तो ये होगा, ये नहीं करेगा तो फिर ये होगा। और तेरे को नहीं तो 5 पुत्र चाहिए तो फिर इस तरीके से पता नहीं क्या क्या। मतलब गांव में तुम जाओ, बहुत सारी चीजें हैं यार। गांव में जाओ, पता नहीं अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। तो इसीलिए आई गेस वो देखी होगी ना किसी ने, कौन सी मूवी है वो, कौन सी है वो जिसमें वो जीत जाती है, जिसमें लड़कियां लड़कियां होती हैं, 4 लड़कियां हो जाती है जिसके, आमिर खान। दंगल। दंगल, दंगल। हाँ तो दंगल में वो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, 3 4 गांव वाले लोग नई नई स्ट्रेटेजी बताते हैं कि पुत्र की प्राप्ति होनी है। तो ये सब चीजें, और बहुत सारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि कुछ पंडित भी होते हैं कि तुम ये वाला मंत्र का उच्चारण करो, लाओ फीस लाओ पहले 500 रुपए, इस मंत्र का सुबह शाम उच्चारण करो तो मैं एक बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ होता ही नहीं, और हो जाए तो क्रेडिट ले जाते हैं, नहीं होता तो कहते हैं तुम्हें ढंग से नहीं पढ़ा। ये कितने मजेदार बातें बताओ, मतलब कुल मिला के फायदा सारा पंडित का ही है। अगर नहीं हुआ तो तुमने कुछ गलत पढ़ा है, और अगर हो गया तो लाओ और लाओ, भिक्षाम देही। भिक्षाम देही नहीं, क्या कहते हैं उसे, दीक्षाम, दीक्षा जो देते तुम लोग। ठीक है, जो भी है। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एक सोसाइटी जहां पे फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम जहां बात करते हैं, या सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट से जब हम बात करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के को लेकर सोसाइटी अगर अवेयर है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोलते हैं। सारे बच्चे एक बार लिख लें, अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी इज द सोसाइटी। सारे बच्चे लिखें, अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। बच्चों ने वीडियो ऑफ कर लिए, बारिश का एंजॉय कर रहे हो। अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी इज द सोसाइटी with people having physically and functionally having physically and functionally having physically and functionally normal reproductive organs, normal normal reproductive organs, and हैविंग पीपल्स के आगे। having with people having physically and functionally normal reproductive organ, physically and functionally normal reproductive organs, and and normal normal emotional and normal
इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन, नॉर्मल, इमोशनल एंड behavioral interactions among them, and normal, emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects, in all sex related aspects। ठीक है, तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके जो भी वो लोग सोचते हैं वो पूरा कंप्लीटली राइट हो। ठीक है, मंचलों वाली हरकतें ना हो। तुम जानते हो यूपी के अंदर एक वो बनाया गया था एंटी रोमियो स्क्वाड। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की हरकतें होती हैं, किसी को भी देखा सीटी मार दी, पत्थर मार दिया, कोई चल रहा है तो किसी का कुछ भी दुपट्टा दुपट्टा खींच लिया। तो ऐसी जो हरकतें होती हैं, क्या वो एक हेल्दी रिपोर्टिव सोसाइटी में काउंट होगा? फिर नो सर। नहीं होगा। और आजकल तो लड़के ही नहीं, आजकल तो लड़कियां भी हो गई हैं। आजकल तो लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं। कॉलेजों में चले जाओ तुम, दिल्ली में तो ऐसा बहुत है। आजकल तो लड़कियां सीटी बजा देती हैं, तो आजकल लड़कियां आंख मार रही हैं। ऐसा मतलब ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो रही हैं, ये तो एक बहुत ही छोटा लेवल है। इससे भी बड़े लेवल पे जान पहचान नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फोर्स एक्टिविटी करना किसी के साथ। ठीक है, यूपी में तो आए दिन ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इसका मतलब हमारी कंट्री में, हमारे कुछ स्टेट्स में भी अभी तक कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी कब होती है? जब कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि, खैर ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली अपनी, सब लोगों ने डेफिनेशन एक बार जरा ध्यान से पढ़ा मैंने क्या लिखवाया है। इमोशनल लेवल पे, बिहेवियरल के लेवल पे हमें एकदम रिप्रोडक्टिव फिट रहना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कोई भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी। आई होप कि तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के अंदर? आई नो, एक ऐसी एज आती है, प्यूबर्टी एज आती है, जिसमें कुछ चीज हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स निकलते हैं, और ऐसी चीजें होती है कि कुछ कुछ कभी अनकंट्रोल लगता है एकदम, कभी हार्मोन होते हैं पीक पे होते हैं। तो ये एक ऐसी एज है, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू कंट्रोल इट। ठीक ठीक है, तो ये एक ऐसी एज है, ऑफ कोर्स पर्टिकुलर टाइम बाद हमें कंट्रोल करने की आदत हो जाती है। लेकिन ये जो प्यूबर्टी वाली एज होती है, इसमें बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आते हैं। ये हार्मोन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं, लेकिन स्टिल इनके जो इफेक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं बच्चों में। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम हैबिट डालें इनको कंट्रोल करने की। ठीक है, तो क्योंकि इसी कंट्रोल इस अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे कि आगे जाके लोगों को और मे बी पेरेंट्स को भी सफर करना पड़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का बेसिकली निर्माण किया जाता है। इसलिए तो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा फिर? कैन वी से वी हैव टू क्रिएट दी वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दैट, मतलब स्पेशली टीचर्स को। आजकल तुमने देखो कि वो आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन यस एट सर। 9th 10th क्लास। तो इसका मतलब क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल और प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एंड द सपोर्ट। टीचर्स इसलिए तो है। तो कोई भी किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो इसका मतलब हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए? अच्छा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी कभी नो कभी कुछ लोग सर। ऐसे बोलते हैं, अ टोटल वेल बीइंग एट फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, बिहेवियरल लेवल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सोशल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई भी है, मान लो तुम मुझसे कोई अजीब सा है, मान लो एक बुढ़े अंकल जी जा रहे हैं, बुढ़े अंकल जी को देख किसी ने सीटी मार दी, तो क्या वो सोसाइटी में रहने लायक है? बुढ़े अंकल को देख के कौन सीटी मारता है यार? बुढ़े अंकल जी मारेंगे पकड़ के वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्यों? कोई कैसे बता सकता है बुढ़े अंकल को सीटी देख के? या मान लो तुमने एक आंटी जी देखी, वो आंटी 80 साल की है, धीरे करके चले तो कोई बच्चा उसको सीटी मार रहा है, बताओ कि कहाँ चली? तो ये तो बिल्कुल ही एकदम नॉनसेंस वाला बिहेवियर हुआ। तो क्या ये रिपोर्टिव हेल्थी सोसाइटी है? नो बहुत सर। नहीं सर। पूरी सोसाइटी में, पूरे हमारे इसके अंदर इतने 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 वैरायटी के लोग मिलेंगे। हर किसी का एक अलग ही लेवल का माइंड है, हर किसी की अलग अलग टाइप की, मैं क्या बोलूं, मतलब हर किसी का अपना अलग अलग माइंड का अलग अलग लेवल का चलता है। किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, किसी को अलग चीज में इंटरेस्ट है। तो इसलिए उन सब चीजों को एक कंट्रोल वे में हमें मतलब बेसिकली कंट्रोल करना पड़ता है। और उसी को हम बोलते हैं हैप्पीली रिप्रोडक्टिव सोसाइटी या गुड रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। ठीक है, कोई भी चीज जो तुम कर रहे हो, अगर किससे किसी को दूसरे को तकलीफ हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है ही नहीं। हाँ, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चीजें म्यूचुअल है, चीजें दोनों साइड से अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी को तो बोलते हैं हैप्पी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ठीक है,
तो एक मैं वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मुझे लगता है कि तुम लोग ज्यादा ही छोटे हो, बट क्योंकि हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, तो मुझे बताना भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा शायद, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू तो चलो ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कि यूजुअली देखा जाए तो तुम लोगों को पता होगा कि वहाँ पे ऑफ कोर्स मेल्स रहते हैं, फीमेल्स रहते हैं, तो कुछ लोगों के काइंड ऑफ मैं बोलूँ तो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, तो बहुत कुछ लोग बहुत क्लोज भी होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि वहाँ पे यूजुअली, मतलब ऐसा सुनने में आया था, और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स होते हैं, और मे बी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मे बी जानबूझ के इन चीजों को सपोर्ट करें। तो वहाँ पे ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे यूज कॉन्डम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है अगर ऐसा है कि यूज कॉन्डम्स मिल रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है कि दे आर क्वाइट अवेयर। भाई अगर वो ये यूज नहीं करेंगे तो क्या वो अच्छा होगा? मान लो दे आर गेटिंग क्लोज बट दे आर नॉट यूजिंग दीज थिंग, दे आर नॉट यूजिंग दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो फिर तो आगे जाके फिर तो ये और भी ज्यादा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। इट मीन्स दे आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, सो इट मीन्स इट इज गुड फॉर अवर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि दे आर अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि इससे फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो कॉलेज लेवल्स में ये सब चीजें बहुत बहुत कॉमन है। मे बी पहले आज से 20 साल पहले चले जाओ तो इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो और आने वाले टाइम में भी और भी ज्यादा कॉमन हो जाए, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी, इसी को बोलते हैं एक अच्छी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। और एसटीडी से भी यस प्रिवेंट करता एग्जैक्टली, है। वही तो कह रहा हूँ, एग्जैक्टली वही। मान लो इफ वन पर्सन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम, maybe he is having AIDS or something else, some problem, maybe gonorrhea, syphilis, so these are the diseases which usually spread by the sexual intercourse. So if you see he is having sexual intercourse with anyone, so maybe he is spreading these diseases if he is not using all these contraceptive devices. So it means if he is using all these devices, so it is good na. It means he is quite Yes, aware sir. about the society, he is very well aware about the reproductive health you can say. तो ये सब चीजें देखो होनी, ये सब चीजें हैं, nobody can stop the all these things, तो ये सब चीजें होती हैं कॉलेज लेवल में, बहुत कॉमन बात है ये। ठीक है, बट we have to be like very concerned about all these like safety devices and contraceptive devices, ठीक है, but not up to the school level. okay, स्कूल लेवल पे हम इतना एक्टिव अभी नहीं हुए हैं, ऑल्दो मे बी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बहुत ही लो ग्रेड स्कूल्स में भी आते हैं जहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं, बट स्कूल्स में ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए, और इस टाइम पे एज भी नहीं होती है। बट येस एट द कॉलेज लेवल पीपल आर क्वाइट रिप्रोडक्टिव हेल्दी। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली वैसे तो कॉलेजेस पढ़ने के लिए होते हैं, बट ठीक है ये साइड वेज है, हमें इससे मतलब नहीं है, ये सबकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने का किसी को कोई राइट भी नहीं होना चाहिए, और ना है किसी को। ठीक है, तो ये तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, लोगों के पास कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी, किसी की भी शादी होती तो सबके 10-10 बच्चे, 11-11 बच्चे, 12-12 बच्चे होते थे, शायद तुम लोगों को पता भी होगा, तुम अपने दादाजी का देखो या परदादाजी का देखो, तो उनके 10-10 11-11 बच्चे, 15-15 बच्चे होते थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं थी, हाँ, उस टाइम पे कोई भी ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नहीं होते कोई थे, और उस अवेयर टाइम भी पे नहीं कोई था, कोई अवेयर नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी। अवेयरनेस भी नहीं थी, और लोगों का बस एक ही एम था कि बस जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा उनका नाम होगा मे बी, और कुछ ऐसा भी सोचते थे कि नहीं नहीं बीमारियां इतनी सारी होती हैं, अगर 10 बच्चे होंगे 10 में से 5 तो मर ही जाएंगे बीमारी से, तो बचेंगे 5, और मे बी 8 मर जाए तो बचेंगे 2। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था। ऑफ कोर्स हमारी मेडिकल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है, तो काफी बड़ा है, तो अब तो ज्यादा बच्चे मरते नहीं है। क्या मरते हैं बच्चे ज्यादा? अब तो काफी एडवांसमेंट हुआ है, तो इसलिए अब लोग ज्यादा बच्चे यूजुअली नहीं करते हैं, और whenever they are having a sexual intercourse so they are using all these devices which are good, right? So it means unwanted pregnancy से वो लोग बच सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखो हम जो ये जितने भी फर्टाइल कपल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की, ऑफ कोर्स मोस्टली लोग फर्टाइल ही होते हैं, तभी तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है इंडिया की। ठीक है, वरना तो क्या हो। तो इसीलिए अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये सब जो हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, मैरिज वाले लोग कपल्स को, हेल्दी कपल्स को, तो कैन वी से कि ये जो हमारे पास बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है ये होने चाहिए लोगों के पास? किसी भी कंट्री में बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? Yes, जैसे sir. सर्जिकल मेथड हुआ, कॉन्डोम्स हुए, और इतनी सारी चीजें जो होती हैं ये जो लोग यूज करते हैं, कॉपर्टी, तो ये सब बर्थ कंट्रोल होने चाहिए, राइट? सेकंड, क्या अब प्रेग्नेंट वुमेन है तो यूजुअली एक एनडीटीवी पे एक ऐड आता है कि इसने अपने बच्चे को खो दिया, दो औरतें रो रही गुड होती हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रेया, देर है दुरुस्त है, ठीक सर है। लाइट अभी आई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका मतलब सबसे पहले बात तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होने चाहिए।
दूसरी बात, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो उससे उसकी सास और जो भी घर वाले होते उससे बहुत काम करवाते थे। पहले इतनी केयर नहीं होती थी। आज तुमने एक ना एक चेंज देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत केयर होती है फीमेल्स की। एम आई राइट? जो भी Yes, प्रेग्नेंट, sir. और आजकल तो ऐसा भी हो गया फीमेल काम ही नहीं करती है, कहती है आई एम प्रेग्नेंट, मैं कोई काम ही नहीं करूंगी, मैं बस आराम से रेस्ट करूंगी। तो ये ठीक है, तो इसका मतलब आजकल वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, तो वो जानते हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी होती है, ज्यादा काम नहीं करना होता है, इससे दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसीलिए तो कैन वी से दैट केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अच्छा, और उसके बाद मान लो अगर बेबी हो भी गया है तो क्या बेबी को फिर ऐसे छोड़ देंगे कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, तो बेबी हो ही गया है? या बेबी का भी ध्यान रखते हैं आजकल लोग, जब तक कि वो 3-4 साल का ना हो जाए। 3-4 साल, आजकल तो 18 साल तक का ध्यान रखते हैं, अपने से लगा के रखते हैं कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाएगा हमारा बेटा, हमारे वहीं पास ही रहेगा। तो ये सब पोस्ट नेटल केयर हुआ या नहीं हुआ मदर और चाइल्ड का? मदर 1 साल तक उठती नहीं है आजकल तो। आज कहते हैं मैं, मेरा तो बेबी हुआ है अभी तक, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा ध्यान रखो, एकदम फ्रूट लाओ, अनार वनार सब, सब्जी पपीता वपीता सब लाओ। तो ऐसा होता है आजकल, बहुत कॉमन। और ये अच्छी बात, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई। तुम लोग कह रहे हो सर आप तो विरोध में बोल रहे हो, आप तो आपको मोदी से तो प्रॉब्लम है ही, अब आपको औरतों से भी दिक्कत हो गई। नहीं भाई, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा ट्यून थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन मेरे मकसद गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होने चाहिए, पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए मदर चाइल्ड की, और उसके बाद विमेन जो प्रेग्नेंट है उसकी भी केयर होनी चाहिए। अच्छा, आजकल तुमने टीवी में एक ऐड देखा होगा, पहला दूध माँ का दूध ही पिलाएं। अब इस पे इसका कोई बायोलॉजिकल रीजन देगा? मैंने समझाया था, पहला दूध माँ का दूध क्यों, पहला दूध माँ का दूध Passive, क्यों? इनेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी। the passive immunity. पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। भाई इन्नेट तो ऑलरेडी उसके पास है, बेबी के पास। इन्नेट का मतलब क्या होता है? जो बर्थ से मिलती है, स्किन हो गई क्या, वो बेबी हड्डी के साथ पैदा हुआ है, स्किन बाद में आएगी। फिर तो सारे लोग डॉक्टर भग जाएंगे, भागो भागो कंकाल आ गया, ये तो भूत है। ऐसा तो नहीं होता है, बेबी पूरा स्किन के साथ होता है, उसके में म्यूकस की लेयर भी होती है, तो यही तो होता है इन्नेट। ठीक है, जिसके साथ टीयर्स हो गए, वो रो रहा होता है, तो इससे और भी गंदगी निकल जाएगी उसकी, जो भी बैक्टीरिया फंगस होंगे। तो इन्नेट इसे कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है मदर। मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, तो जो मिल्क निकलता है पहला, उसका नाम क्या होता है? कुलस्ट्रम। Colostrum, तो ये कुलस्ट्रम में एंटीबॉडीज होते हैं, तो अब बेबी तो बना नहीं सकता, वो तो बेबी तो पैदा हुआ है pale छोटा सा। yellow color का होता है. तो इसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन होता है, तो वो बेबी को बाहर से एंटीबॉडी मिल गई, मतलब मदर से मिल गई। तो इसी को हम कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिशन। तो इसीलिए वो जैसे गांव की औरतें होती हैं, कहते हैं नहीं 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 हनी चटाओ, इसे तो हनी, हनी शहद चटाओ भैया, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है बहुत। अरे भाई ठीक है, तुम अपना पुराना ज्ञान अपने पास रखो, आजकल मेडिकल साइंसेस इतने एडवांस में कर चुके हैं, तुम लोग वही पुराना ज्ञान दिखा रहे हो। तो इसलिए गांव में तो आजकल भी लोग यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी अपने आप में बताओ एक हेल्थी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी का पार्ट हुआ या नहीं हुआ ये सब चीजें? Yes, sir. मान लो कोई गांव का, मतलब बिल्कुल ही मैं गांव की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा, वो बहुत ही ज्यादा गवार है, उसको कुछ नहीं पता ये सब। तो फिर वो जो जो सुनी सुनी बातों पे यकीन करेगा कि नहीं नहीं हम डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, हॉस्पिटल में तो बहुत नुकसान होता है, बच्चा चोरी हो जाता है, घर पे ले आओ जल्दी से। तो क्या ये अच्छी बात है? ये कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई तुम, बच्चा चोरी हो जाता है? भाई आजकल इतना एडवांस, तो ये सब चीजें क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी का पार्ट नहीं है, अगर वो ऐसा सोचता है तो। ठीक है, ये जो टीवी में दिखाते रहते हैं बकवास, उसको देख के और सब चीजें खराब हो जाती हैं कि बच्चा चोरी हो गया, इसलिए कोई बच्चा, तो इसलिए कुछ लोग गांव में ये भी अभी बिलीव करते हैं कि दाई माँ से करवाएंगे, और उस दाई माँ की वजह से क्या होता है, कितनी कितनी वीमेंस मर भी जाती हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा ना पहले के जमाने में ये होता था कि दाई माँ आती थी एक, और घर में ही बेबी होता था, उससे अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो या तो बेबी मरेगा या मदर मरेगी, या फिर दोनों ही मर जाएंगे। और फिर दाई माँ कहती है सब मेरी क्या गलती है, तुमने तो बुलाया था। तो भाई अब वो ऑपरेशन थोड़ी कर पाएगी दाई माँ। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें एक नॉन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का पार्ट था, और कुछ गाँव में आज भी है, राजस्थान में बहुत होता है आज भी। राजस्थान में तो ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे दाई माँ ही आती हैं, बहुत सारा। तो इसीलिए राजस्थान नहीं, इवन हरियाणा, ऐसे बहुत सारे। ऑल्दो साउथ के अंदर तो काफी, साउथ के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इतना अवेयरनेस है, इतना अवेयरनेस है कि शायद ही कहीं पे इतना अवेयरनेस हो। केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, पीपल आर क्वाइट अवेयर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वहां पे नहीं चलता ये सब कॉन्सेप्ट दाइमा बाइमा वाला, वहां पे तो सीधे हॉस्पिटल होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, और काफी अच्छा हेल्थ सेक्टर है वहां पे। इसीलिए तो कहते हैं वेल एजुकेटेड पीपल को तो ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वहां बहुत केयर रखी जाती है और लोग काफी अवेयर है। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम ये बात करते हैं तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हो रही है, तुम जानते हो नोएडा का एक्सटेंशन का हाल देख लो, सोसाइटी में फ्लैट खाली नहीं है, बताओ।
क्यों खाली नहीं है? बच्चे इतने सारे हैं, बच्चे नहीं पेरेंट इतने सारे हैं, पेरेंट इतने सारे तो बच्चे भी तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक पेरेंट के 2 बच्चे तो होते ही हैं, और ज्यादा हो जाए तो उनकी श्रद्धा है। तो इसका मतलब भाई अब आने वाले टाइम में तो ये सब बढ़ता ही रहेगा। क्यों बना रहे हैं ये लोग? अम्रपाली बन रहा है यहाँ पे, इतने सारे फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे, 8,000 फ्लैट बन रहे हैं, बताओ 8,000 फ्लैट, और यहाँ पे स्काई गार्डन पूरा खाली है। तो ये सब क्यों बना रहे हैं? ये लोग तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है जो इनके बच्चे आने वाले टाइम में ये भी तो बड़े होंगे, और जब ये बड़े होंगे तो कोई लेकर आएंगे, और जब कोई लेकर आएंगे तो अपना घर बसाएंगे तो इनके भी बच्चे होंगे, तो इनको भी फ्लैट की नीड होगी। तो भाई फ्लैट की नीड तो हमेशा रहेगी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से तो लोग आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए ये सब चलता रहेगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक रीजन एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे पहली बात, उल्टा सीधा रीजन मत देना बदतमीज बच्चों, कुछ लोगों का दिमाग कुछ अलग लेवल पे चलता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक ही रीजन है कि लोग थोड़े बदतमीज हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेन रीजन बताओ टेक्निकल साइंस वे में। Less awareness of birth control methods. हाँ ठीक है, कैन वी से दैट बिकॉज मेडिकल में एडवांसमेंट हुआ है तो डेथ रेट में डिक्लाइन आया है? हाँ पहले के सर। लोग जो मरते थे, सर किसी को टीबी हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को हेजा हो गया, किसी को आंध्रशोथ हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों को, लेकिन आजकल जिसको कुछ भी होता है वो मरता ही नहीं है क्योंकि हर चीज की तो दवाई है, हर चीज। और पहली बात तो किसी को कुछ हो नहीं रहा, तुम लोगों को कोरोना फैला है, किसी को कुछ हुआ क्या? सब लोग तो यहीं पर ही हैं, मेरे को तो लगा नहीं किसी को कुछ हुआ है, मेरे को खुद नहीं हुआ, मेरे को हुआ तो मेरे को छींका ही 3-4 बस, कुछ हुआ मेरे को एकदम, मैं तो बल्कि उससे ज्यादा मतलब बदतमीज नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ है किसी को। मेडिकल एडवांस में यही तो फायदा है, सब लोगों ने विटामिन सी खूब दवा दवा के खाई है, सब लोगों ने च्यवनप्राश खाया खूब बाबा जी का, ठीक है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग खूब इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इम्यूनिटी भी बोल रही है भाई बस कर, अब क्या तो बिल्कुल ही ऐसा बनेगा कि भाई इंसान है, इंसान की तरह रह ले, अब क्या बिल्कुल भगवान बनना चाहता है? तो इसलिए लोगों की खूब इम्यूनिटी बढ़ी हुई है कि कोरोना की चीख निकल जाए ऐसी। तो डेथ रेट में बहुत कमी आई है, और इंडिया में तो रिकॉर्ड तोड़े। इंडिया और पाकिस्तान में तो ऐसा है कि पूछो ही मत, इंडिया और पाकिस्तान वालों की इतनी तगड़ी इम्यूनिटी है, इतनी तगड़ी। हाँ अमेरिका वाले बेचारे मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेचारे वो बेचारे गंदगी में कभी रहे ही नहीं है, उनको ओ माय गॉड चीची फिलाई, तो फिलाई आके उनको चक्कर आ जाता है, फिलाई से उन्होंने कुछ गंदा सा मैंगो खा लिया, उनको चक्कर आ गया, मर जाते बेचारे। लेकिन यहाँ पे लोगों की ऐसी इम्यूनिटी है कि अगर नाले में भी गिर जाएं 5 बार दिन में, और नाला उनके ऊपर से बह जाए और सब कुछ बह जाए उनके ऊपर से, उनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? गंगा में तो हम नहाते हैं, गंगा में तो आजकल इतना पॉल्यूशन हो रखा है, जो गांव की औरतें जो सब लोग गंगा में नहा नहा के आते हैं, हम भी जाते हैं भाई, तो इम्यूनिटी का तो हम रेजिस्टेंट इतने हो गए हैं, क्या करें? तो ये तो अच्छी बात है अपने आप में, ठीक है? तो हमारी इम्यूनिटी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो लोग बेचारे लोग मर रहे हैं वो मोस्टली बुढ़े लोग मर रहे हैं, क्योंकि भाई इम्यूनिटी वीक हो जाती है बुढ़े पे आगे, ये तो भाई इतना इंसान ही तो है, हम भी कोई भगवान थोड़ी है, ठीक है? अच्छा और क्या रीजन हो सकता है डेथ रेट में डिक्लाइन आए? और एनीबडी? वेरी गुड, देखो कितने अच्छे विचार है हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा दिमाग है ना, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे बच्चे। बताओ या तो शर्मा रहे हो या तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा। सर बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है हाँ बर्थ एडवांस रेट, टेक्नोलॉजीज के थ्रू। क्योंकि हमारा जो ये एज ग्रुप है, हमारी जो कंट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, यंग पीपल ज्यादा है, यंगस्टर मेरे जैसे बहुत नौजवान है, ठीक है? मेरे जैसा कोई नहीं वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन नौजवान बहुत सारे, अब नौजवान बहुत सारे तो उनकी शादी होगी तो उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है? लेकिन हम तो फकीर आदमी हैं, तो चलो लेके चल पड़ेंगे भाई बहन। तो लेकिन जो बहुत सारे दूसरे नौजवान है वो तो शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो उनके बेबी भी होगा, तो इसका मतलब तो उनके तो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन बर्थ रेट। Birth rate. तुम लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि सर बर्थ नए रेट साल कम हो में, रहा है भाई बढ़ रहा है भाई, कौन से गांव में तुम? सर, बढ़, पहले से कम हो रहा है। हाँ पहले के मुकाबले तो कम, एक सेकेंड भाई, बर्थ रेट ऑलमोस्ट तो बंदा कहता, लेकिन पहले बच्चे मरते थे, अब बच्चे अच्छा सर, मरते हाँ नहीं वैसे हैं भी जितने हाँ। हैं। अभी नए साल के अंदर गूगल पे जाना, एक सेकंड चुप हो जाओ, अभी नए साल पे एक रिकॉर्ड टूटा था पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पहले दिन नए साल के अंदर ही 65,000 अकेले इंडिया में बच्चे पैदा हुए हैं, 65,000 अकेले इंडिया में। और हमारी सोसाइटी में भी है। अ, ठीक है वेरी गुड, ठीक है? तो 65,000 चले मत जाना उसके पास की, लाओ भाई थोड़ा सा कुछ, तो ऐसा ठीक, तो 65,000 अकेले सर एक हम ही दिन नहीं है में, ऐसे। भाई एक ही दिन में 65,000। भाई तुम लोग सर कह रहे ये तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा होता है ये एक दिन में इतने, तो भाई एक साल में तो गंद मच जाएगा, और 10 साल में तो फिर महागंद मचने वाला है, फिर तो पूछो ही मत, फिर तो लोग बस इतनी जमीन ले पाएंगे बस खड़े हो सके, क्योंकि लोग ही इतने होंगे, फिर जमीन बचेगी कहाँ? तो या तो फ्लैट फिर और बनाओ 40 मंजिल, तब रह पाएंगे, ऐसे नहीं रह पाएंगे भाई, ठीक है? तो ये हमारे पास है इंक्रीज इन बर्थ रेट। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा?
कैन वी से दैट कि हमारे पास जो यंगस्टर की पॉपुलेशन है, देखो हम जो यंगस्टर पॉपुलेशन वाले हैं, हम क्या बोल सकते हैं, कैन वी से दैट वी आर इन द रिप्रोडक्टिव एज? तो अगर हम रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है तो फिर ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव एज में तो होंगे, तो फिर आगे जाके जनरेशन भी बढ़ेगी। सर कितनी सारी मिठाइयों का भी वेस्टेज हुआ होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश ध्रुव अग्रवाल। तो मुझे पता है तुम यही सोचोगे, ठीक है, बच्चे हो रहे हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिठाइयाँ जो वेस्ट हुई हैं उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, तभी तो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि तुम इतना सारे तो बच्चे पैदा कर रहे हो और उसकी वजह से हम तुम्हें खाना देते हैं और तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ पीपल एट विच एज, कैन वी से रिप्रोडक्टिव एज? और दूसरी Yes, बात भी sir. तुम लोग बोल सकते हो कि ऑफ कोर्स जो वीमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, वो पहले की औरतें बहुत मरती थी बच्चे ड्यूरिंग डिलीवरी, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल ना तो इन्फेंट मरता है, ना तो बेबी मरता है, और ना मदर मरती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मदर जो होती है प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम पे, और एक होता है IMR। IMR का मतलब इन्फेंट Infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आजकल ना तो बच्चा मरता है और ना, कहते हैं ना, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, एक टीवी में ऐड आता है, भारतीय सरकार के से की ओर जारी, पता नहीं ऐसे कुछ आता है हिंदी में, ठीक है। जनहित में जारी। हाँ हाँ, हित में जारी जो भी है, ठीक है। मैं एक्चुअली आई डोंट नो द हिंदी बिकॉज आई एम फ्रॉम अमेरिका। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, तो MMR का मतलब लग रही है मैटरनल, आपकी वैसी। चुप हो जाओ सारे बच्चे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? तो ये हमारे पास है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सर एक और रीजन भी कह सकते हैं ना हाँ हम बताओ, कि बच्चे आजकल ये पढ़ नहीं रहे जिस हैं। हाँ हाँ, सर अच्छा कि अच्छा, ये कि जब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था तो अब तो अवेयरनेस है, पर उस टाइम पे अवेयरनेस इतनी नहीं थी इन सब चीजों के बारे में। पर अवेयरनेस, पर एक्सप्लोजन तो अभी भी हो रहा है और अवेयरनेस काफी अच्छी है। अभी सर ने कहा The literacy rate. ठीक है, चलो बोल सकते हो, वही वाली बात है ना, गवार बच्चे वाली बात आ गई ना, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो यही सब तो होगा, ठीक है। तो इसीलिए चलो ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के काफी रीजन है। और एक बच्चे ने बोला हाँ सर मैं बताऊं, मैंने कहा बताओ, कह रहे हैं सर एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। जब से ये मेडिकल टेक्नोलॉजी आई ना, जब से पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ये मेडिकल पॉपुलेशन को पहले, मेडिकल वैसे पहले जैसे रहना चाहिए था, लोग मरते, मरना है तो मरने दो, और ये हो रहा है तो होने दो, मेरी सरकार बचनी चाहिए बस। मैंने कहा ये कहाँ का डायलॉग मार रहे हो तुम, नायक मूवी का डायलॉग है ये? कह रहा हाँ वही का डायलॉग है। मैंने कहा तुम बकवास बेफालतू की, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो भाई? मेडिकल में अगर एडवांसमेंट नहीं होता तो लोगों को बचाना एक सरकार का परम धर्म होता है, ठीक है। तो नायक मूवी पे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई बहुत पॉपुलेशन बढ़ती है और मतलब डबल रेट हो रहा है एक तरह से, 33 साल के अंदर डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। इंडिया के अंदर 33 साल के अंदर डबल हो गई है पॉपुलेशन, और आने वाला टाइम में ऐसा हो रहा है कि मे बी 12 साल में डबल हो जाए। तो देखते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब आते हैं बर्थ कंट्रोल पे। तो हमें बर्थ कंट्रोल करवाना है, बर्थ कंट्रोल करवाना है तो भाई ऑफ कोर्स हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हैं, यस और नो एवरीबॉडी। एक मैं भी एक रीजन सर्वे देख रहा था, मतलब ऑफ कोर्स आई नो यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों से मतलब नहीं है, 10th वाले बच्चों से मैं यूजुअली बात कर रहा हूँ। बाकी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी एक हेल्थी सोसाइटी का पार्ट हो, तो तुम लोगों को अवेयर रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहनी चाहिए, हर चीज पेरेंट्स के साथ डिस्कशन नहीं की जाती है, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसे बदतमीज बच्चे हैं, उनसे बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं कि और फिर पेरेंट्स कहते हैं हो बताओ टीचर ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहनी चाहिए। पेरेंट्स भी जानते हैं ये बात, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये चीज शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इमोशनली वो भी तो होता है अटैचमेंट, तुम बदतमीजी करोगे तो पेरेंट्स कैसे पाएंगे कि बताओ हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो इसलिए तो ऐसा देखा गया कि जैसे कि अब न्यू ईयर पे देखा गया कि न्यू ईयर पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई है। अभी तुमने देखा ना न्यू ईयर पे, मैंने बोला कि इतना ज्यादा बर्थ रेट हुआ है बच्चों का, जो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था तो सब लोग Yes, घर पे sir. ही थे, सब लोग घर पे ही थे, तो ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो इसका मतलब ये बेबी बेसिकली जनवरी में हुआ है, मार्च से तो लगा था लॉकडाउन, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ हो गया। 9 मंथ, और मे बी आने वाले टाइम में और भी हो भी, क्योंकि लॉकडाउन तो पूरा चला है। तो इसका मतलब ये साल पूरा ऐसा है कि आगे जाके और जनरेशन हो। और ये हाल पता है कब है? ये हाल तब है जब एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट ये था कि इन इस पूरे टाइम में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एकदम हाईएस्ट पीक पे बिके हैं। कॉन्डोम्स जो होते हैं वो एकदम हाईएस्ट पीक पे बिके हैं। इसका मतलब बहुत सारे कपल्स ने ये सेफ्टी डिवाइसेस यूज करे हैं, तब जाके बर्थ रेट इतनी हाईएस्ट है। तो अगर अगर लॉकडाउन में ये सेफ्टी डिवाइसेस भी नहीं मिलते तो भाइयों So बहनों और ज्यादा होते फिर तो. शायद हम चाइना को
इस नए साल में क्रॉस कर चुके होते नंबर के मामले में, और शायद चाइना भी हमारे आगे नंबर नवमस्तक हो जाता कि बस आप ही हैं सर, क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो मतलब बहुत सही हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजों का, ये सब वही है, रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट के अंदर आता है। अब अगर मैं बात करता हूँ बंद कंट्रोल, तो ऑफ कोर्स मैं ये ऐसे डिवाइसेस यूज करने हैं, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होगा, जरा कोई बता सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? Condoms. हाँ वो तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वो कश्मीर में मिलना चाहिए या हर जगह मिलना चाहिए? Available at cheap. every small Of shop course, present तो in it should be country. available in markets, right? हर जगह पे मिलना चाहिए, तो can we say that it should be easily available? Sir, Easily affordable. अफोर्डेबल भी होना चाहिए, बिल्कुल। मान लो गरीब जनता अफोर्ड ही नहीं कर पा रही बेचारी, तो ये तो बहुत बुरी बात है, और ज्यादा बच्चे फिर उन्हीं के होंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे एक ऐसी स्कीम आई थी कि चौराहे Accessible. चौराहे चौराहे पे एक ऐसी मशीन लगाई गई थी, तो उसमें 5 रुपए डालो तो एक पैकेट निकल के आता था। लेकिन अब कुछ बदतमीज बच्चे होते थे, कुछ बदतमीज बच्चे 5 रुपए लिए डाला उसमें से, फिर बदतमीजी करते थे कुछ ना कुछ ऐसे। तो उस टाइम पे ये बहुत गंदा आइडिया रहा, फिर ये फ्लॉप हो गया। इससे पेरेंट्स फिर और भड़क गए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, बताओ ये सब क्या हो रहा है, एकदम मजाक बन गया ये तो। ये भाई ये बड़े लोगों के लिए ना, ये तुम ये कि बच्चे छोटे बच्चे हरकतें कर रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे। Savability. हाँ, तो इसलिए तो ये सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसी गंदी गंदी हरकतें करने लग गए, उसके अंदर पानी भरने लग गए, कह रहे गुब्बारे मारे दूसरे के ऊपर, तो ऐसे ऐसी हरकतें करने लगे। तो फिर फाइनली ये प्लान को फ्लॉप कर दिया, मतलब ये चला नहीं फिर। तो फाइनली फिर इसको अब तो खैर कॉमर्शलाइज हो गया है, तो हर चीज, फिर इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। इसलिए फिर इन्होंने एक स्लोगन बनाया था, हम दो हमारे दो। आई गेस तुमने सुना होगा, ये उस पे लिखा रहता था बहुत बड़े बड़े बैनर्स पे जब भी तुम कहीं पे जाते होगे। ये बहुत पुरानी बात है, अब तो खैर नहीं होता है इतना, पर मे बी आने वाले टाइम में ऐसा है, हम दो हमारे एक, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा लोगों ने इन कि, स्लोगन्स को एंटी मुस्लिम भी बना दिया था। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना अलग है, अलग अलग रिलीजन का अलग अलग सिनेरियो होता है, तो ठीक है, वो तो हर मुद्दे पे आजकल हो ही जाता है। आजकल तुम कुछ भी कर लोगे ना, आजकल हर किसी चीज पे, जब से हमारी ये सरकार आई है, जब से ये सब होना ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और लेकिन तुम लोगों को इनको इग्नोर मानना है, तो उनको जो करना है करने दो, हम सारे एक हैं। ठीक है, ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और जो लोग लड़ रहे हैं उनसे बड़ा अंधभक्त और बदतमीज और कोई नहीं हो सकता, तो इनको इग्नोर मार दो। ये जो लोग आग लगा रहे हैं इनको लगाने दो, और इनको खुद लड़ने दो, आपस में मत लड़ना। ठीक, तुम खुद आने वाला, लड़े, खुद जले, खुद मरे. हाँ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने यूज किया लेकिन कुछ हो, इफेक्टिव भी होना चाहिए और अवेलेबल हाँ भी होना चाहिए. हाँ, अवेलेबल तो भाई हो ही गया ना भाई। हाँ, इफेक्टिव का मतलब मान लो किसी ने यूज किया और उसमें कुछ फर्क ही नहीं, वो प्रेग्नेंट हो गई, बेबी हो गया उसके, उसने यूज किया था, तो ठीक है, तो इसका मतलब चीप क्वालिटी का नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो पैसे खर्च कर रहा है तो भाई उसके पैसे वसूल होने चाहिए, उसके पैसे भी खर्च करे तो कुछ तो इसलिए ये इफेक्टिव भी होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, रिवर्सिबल होना चाहिए या नहीं? जैसे मान लो, जैसे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो तुम जानते हो संजय गांधी को? Yes, नहीं sir. जानते? Yes, संजय sir. Yes, संजय sir. गांधी उनका पहला बेटा था, ठीक है, और वो बहुत ही वैसा टाइप का था, मतलब थोड़ा सा कट्टरवादी टाइप का सा था, वो किसी की सुनता नहीं था, और इतने बड़े परिवार से था, गांधी फैमिली उस टाइम पे, गांधी फैमिली से तो मतलब वैसा वाला प्यार था पूरे देश को, गांधी फैमिली चलता रहता था। तो उसने देखा कि गरीब लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो कितने सारे बच्चे, गंद मचा रखा है, यहाँ पे भी गंद मचा रखा है, झुग्गी झोंपड़ी हर जगह पे। तो उसने क्या करा, वो सरकार में, भाई इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी, और जब प्राइम मिनिस्टर, तो उसका बच्चा फिर वो अपना प्राइम, नस्लबंदी जो हुई थी। तो संजय गांधी ने क्या करा, जितने भी सरकारी अफसर हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, ये जितने भी गरीब लोग हैं, इसकी नसबंदी करवाओ तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों नहीं बोलता था वो, कहता जनता हो मेरी प्यारी जनता, ठीक है, जितने भी सरकारी, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो जितने भी गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ और इनकी नसबंदी करवाओ। अब बताओ, ये जैसी फरमान जारी हुआ तो सरकारी लोग तो पागल हो गए, कह रहे वो प्रमोशन मिलेगा। अब वो क्या करने लग गए, वैन लाते थे पुलिस के साथ और वो गरीबों को पकड़ के ले जाके उनकी नसबंदी करवा देते थे। अब बताओ, नसबंदी चलो जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुमने उनकी नसबंदी करवा दी। पहली बात तो ऐसे करवानी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको राइट है कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने जबरदस्ती कैसे कर दी? तुम तो सरकार में हो, और वो भी सुप्रीम लीडर के बेटे हो, बताओ तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बदतमीज। पर क्या करें, वो किसी को सुनता कहाँ था, उसके आगे सब लोग हाथ जोड़, जैसे मोदी जी के सामने सब हाथ जगा लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे उस टाइम पे बोलते संजय गांधी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पता नहीं कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, जबरदस्ती नसबंदी करवा रहे हैं, बताओ। नसबंदी का मतलब होता है क्या, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल का मतलब ये थोड़ा Pubic सा or vasectomy.
यस, तो ये उनका जो जहाँ से बेसिकली गैमेट्स रिलीज होते हैं उसको कट करके ब्लॉक कर देना पड़ता है अंदर, ठीक है, ऑपरेशन होता है इसका। तो ठीक है, माइनर ऑपरेशन होता है लेकिन होता है। तो अब उसमें क्या हुआ, उसमें दिक्कत ये आ गई कि जिन लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, कुछ सरकारी कर्मचारी जिनकी शादी नहीं हुई उनकी करवा के आ गए। अब उनकी तो जिंदगी बर्बाद। उनकी जिंदगी बर्बाद कैसे, उनकी तो जनरेशन रुक गई। भाई हर कोई चाहता है ना अपनी उनकी जनरेशन आगे बढ़े। अभी तुम छोटे बच्चे हो ये सब नहीं जानोगे, लेकिन लोगों में होता है, ठीक है, फकीर आदमियों में नहीं होता, हम तो फकीर आदमी में तो चलो लेके चलो। लेकिन जो लोग बेचारे वैसे हैं, जो लोग इस टाइप का सोचते हैं कि उनकी तो जनरेशन आगे आनी चाहिए, फिर उनकी भी जनरेशन हमारी पुश्तें चल रही हैं, ये हमारे खानदान का वारिस है, ऐसे चीज चलती है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, तो अब भाई जिनका ये हुआ, जिनकी सर्जिकल हो चुकी थी, उनके लिए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो इसीलिए बहुत आलोचना हुई। आलोचना का मतलब इंदिरा गांधी जी भी नाराज हुई कि ये बदतमीज मेरा बेटा, मैं क्या करूं इसका। अब भाई बेटा है तो क्या करे, पता है क्या है? और ऊपर से ऐसा सुनने में आता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, ऐसा सुनने में आता है इंदिरा गांधी ने उसको बुलाया एक रूम के अंदर, और वो, लेकिन वो बदतमीज था, उसने इंदिरा गांधी के थप्पड़ मार दिया। ऐसा सुनने में आया, वो उसकी माँ थी। संजय गांधी ने थप्पड़ मारा और जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो उसके गाल एक लाल हो रखा था और उसकी आंखों में आंसू थे। और इसीलिए बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने उसके प्लेन को क्रैश करवा दिया। संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया था, और किसी की मतलब पायलट हिम्मत, था ना। और उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसी चीजें हो जाएं। तो ऐसा बोला जाता है, भाई राजनीति है ना, कुछ भी हो सकता है, मे बी ना करवाया हो, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि इंदिरा गांधी अपने शासन को लेके बहुत सीरियस थी। और जब संजय गांधी इतना बदतमीज है, तो भाई देश के आगे एक बेटा क्या, दो दो बेटे भी कुर्बान हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा वैसे मर गया, तो एक फिर इंदिरा गांधी को भी मरना पड़ा। वो कहते हैं ना, ब्लू स्टार मिशन था एक, सुना होगा एक। छोड़ो ये सब, यस सर। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता वापस, हाँ, से ठीक है। समझ तो गए मेन सर। मेन बात थी कि ये गलत स्टेप था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, सोसाइटी को लेके। तो तुम ऐसे थोड़ी रोक सकते हो, तुम अवेयरनेस फैलाओ उनके बीच में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। ये क्या मीनिंग हुआ कि तुम नसबंदी करवा रहे हो? ऐसे करके पॉपुलेशन रुकेगी क्या? ये कहाँ का आइडिया है? बिल्कुल गवारों वाली हरकतें करती तुमने। तुम देश चला रहे हो या फिर मजाक बना रहे हो देश का? तो उसकी सजा उनको मिली, और बहुत ज्यादा गरीबों से हट गई थी एकदम। इसलिए इंदिरा गांधी ने फिर बोला भी कि मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, और ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो ये डायलॉग फिर बनाना पड़ा इंदिरा को, और उस टाइम लोग, ओ नहीं नहीं नहीं, इंदिरा मत हटाओ, इंदिरा लाओ, इंदिरा लाओ, वो लोग शोर मचा रहे हैं, खूब पूछो मत। बीजेपी वालों की हिम्मत ही नहीं होती थी उस टाइम पे, दो सीटें तो आती ही नहीं की। पर ठीक है, आज उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है, ये सब छोड़ो। तो ये इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, हम ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज। अब देखो हम कॉन्डेंसेटिव मेथड पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तुम आगे जाके भी, तुम कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो हम उनको नहीं चाहते कि वो ज्यादा बदतमीजी करें। बदतमीजी का मतलब वो ज्यादा भी जानना जरूरी नहीं है, अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो। हाँ, लेकिन एक चीज तुम्हें जाननी चाहिए कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी किसी को तुम जानते नहीं हो कि किसी को क्या हो रखा है, सकल सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या पता किसी को कुछ हो रखा हो, क्या पता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शक की निगाह से देखो, ऐसा करे, किसी को शक की निगाह से भी नहीं देखना है। लेकिन ये है कि मान लो कॉलेज वाले में जाते हैं, कहीं भी हम किसी भी ऐसे, तो उनको कोई भी डिजीज हो सकती है। उनको बैक्टीरियल डिजीज हो रखी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है उनको, क्या पता भाई। हमें क्या पता उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है उसके साथ। किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है। अब उसकी लाइफ में क्या हुआ है क्या पता, वो किसी को छुपा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। किसी को एड्स हो रखा हो, क्या पता। क्या पता किसी को हेपेटाइटिस बी हो रखा हो, किसी को जेनाइटल हर्पिस हो रखा हो, ठीक है, किसी को क्लेमीडिया हो रखा हो, किसी को गोनोरिया हो रखा हो। गोनोरिया बोल रहा हूँ, घमोरिया नहीं। घमोरिया 10 बच्चों को, छोटे बच्चों को जाती हैं। एक सेफिलस होता है। तो ये सब डिजीज होती है। अब मान लो अगर कोई किसी के साथ, अब उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि मुझे ये हो रखा है। अब मान लो कोई किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, बस हो गया काम। अब हो गया, और वो भी अनप्रोटेक्टेड ठीक हुआ। है। अब अनप्रोटेक्टेड तो उसको भी हो जाएगा फिर। अब फिर वो भी छुपाएगा अपनी बातें कि मेरे को क्या हो रखा है। बस ये फैलता जाएगा फिर धीरे करके। ये एक तरह से वो है जैसे सर कोरोना को पता नहीं चला कौन किसको फैला रहा है, बस फैलता चला जाएगा फिर वो। सर तो इसीलिए हाँ 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 बोलो। सर लेकिन सर जैसे साइफिलिस सर बुक में भी लिखा है कि उसके सिम्टम्स साइक्लिक होते हैं क्या ना। बोला, साइक्लिक? सर साइफिलिस साइफिलिस के अच्छा, सिम्टम्स सिफिलिस, होते हैं ना। ओके ओके ओके। सर उसके बुक में भी तो लिखा हुआ है कि सिम्टम्स होते हैं, सर वो तो पता लगा जा सकता है। अच्छा, सिम्टम्स से सर तुम्हें सोर्स पता। हो जाते हैं ना, बॉडी पे तो दिखते हैं, हाँ हाँ, फेस पे भी इसका बोल दिखते हैं। सकते हो। अरे बट सर बहाने, जिसके साथ हो रहा है उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसको पता ही नहीं वो होगा तो क्या क्या ठीक है। सिम्टम्स होते हाँ हैं तो। हाँ, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। और एक चीज, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके बारे में तुम पहचान सकते हो, तो उसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, जिसके बारे में पता है तुम लोगों की, हो इस टाइप के रेड स्पॉट तो उसी डिजीज में होते हैं, चल चल दूर हट, बदतमीज भाग ऐसे। तो उसको तो भगा दोगे तुम लोग, ठीक है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी अंदर, जैसे मान लो किसी को एड्स हो रहा है।
एड्स में ऐसा ऐसा जितना ज्यादा नहीं होता है एड्स में, ठीक है, कुछ बहुत सारे टाइप के एड्स होते हैं। तो एड्स में अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो गई है, मान लो वो छींक मारता है, तो कह देगा यहाँ पे तो डस्ट हो रखी है बहुत ज्यादा, इसलिए अब तुम उसकी बातों में झांसे में आ गए और फिर कुछ भी मतलब हो गया, तो फिर अब क्या, तो उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस भी हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो अब देखो ठीक है, ये सब बातें हम आप करेंगे बाद में। तो एसटीडी से बेसिकली हमें बचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात खत्म करते हैं अपनी, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबडी? तो इसीलिए किसी भी अननोन पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एंड इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इट शुड बी सेफ विद द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जैसे कि यूजुअली जो बेस्ट होता है वो कॉन्डोम्स ही होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं और डिजीज से भी बचाते हैं। इसके ट्रांसमिशन से भी। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और आई गेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में सब लोगों को पता ही है कि ये फीमेल्स के अंदर एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है। Yes, sir. मेल तो चलो, मेल का तो अलग सिनेरियो, मेल जब चाहे गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, मेल्स का अलग सिनेरियो है। मेल्स का कंट्रोल में होता है कि उसे कब गैमेट प्रोड्यूस करने हैं। हाँ, अगर मेल्स कंटिन्यू नहीं प्रोड्यूस करता है तो एक चीज आई गेस तुम लोगों ने सुनी होगी जिसको यूजुअली बोला जाता है नाइटफॉल। तो यूजुअली जो मेल्स के अंदर होता है, मेल्स यूजुअली लाइक अगर मान लो उसने अगर गैमेट डिस्चार्ज नहीं करे हैं, तो ऐसा होता है कि 1 या 2 महीने तक के अंदर प्यूबर्टी के बाद, तो अगर मेल सो रहा होता है उसे एक अजीब सा सपना आता है और सपने सपने में ही फिर उसकी बॉडी से गैमेट रिलीज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मेल्स के अंदर होता है यूजुअली, जिसको नाइटफॉल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल्स के अंदर फीमेल डिसाइड नहीं करती है। फीमेल्स के अंदर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब फीमेल्स को नहीं पता होती लेकिन मेल को पता होती है। और कुछ मेल्स अजीब सा बिहेव करते हैं, हो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद मी, क्या कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है कि मैं किसी को बताऊं नहीं बताऊं। तो ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। हाँ, बस मेल्स को थोड़ी सी चीज में दिक्कत आती है, अगर मान लो नाइट हो गया और तो पेरेंट्स के को थोड़ा सा फेस करना पड़ता है उन बच्चों को या प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फिर उसे रात में जगना पड़ता है और फिर ठीक है, वो सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, साफ सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग अलग अलग मीन्स भी यूज करते हैं, कुछ मेल्स की ऐसी नौबत ही नहीं आने देते कि नाइटफॉल हो। अगर वो मेल खुद ही गैमेट डिस्चार्ज कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो ऐसी सिचुएशन फिर नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में तुम डिसाइड नहीं कर सकते, फीमेल्स में फीमेल ही डिसाइड करती हो। फीमेल में ऐसा जैसा कुछ नहीं होता है कि कोई ऐसा डिस्चार्ज हो रहा हो। हाँ, बट इन दी इसको बोलते हैं यूजुअली पीरियड्स, ठीक है। तो ये पीरियड्स जो होते हैं बेसिकली 28 डेज की साइकिल होती है। तो इसमें जो ओवरी होती है, देखो ओवरी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ओगोनिया होते हैं ऑलरेडी। ये जैसी प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद एक एक करके डेवलप होते हैं और एक एक करके डेवलप होते रहते हैं। तो ये पूरी 20 डेज की साइकिल होती है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, 40 जब ये स्टार्ट होती है तो 14th डे में एक ओवा निकल के आता है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में, और वो वहां पे रहता है, ठीक है, 14th डे में। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया फीमेल की बॉडी में 14 डे के आसपास, 14 डे के आसपास, 2 दिन पहले 2 दिन बाद या इस दिन, तो उस टाइम पे बताओ हाई चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, यस और नो? यस सर। भाई अगर Yes, 14 डे, sir. अगर मान लो फीमेल के पीरियड चल रहे हैं और जो कि 14 डे के आसपास है, जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओवा अंदर अंदर रिलीज हुआ है, और अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो वो तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, एग फर्टिलाइज होगा फिर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या 14 डे के कुछ दिनों बाद ये हुआ है, उस टाइम पे तो ओवा चलो रप्चर हो जाए, मतलब ओवा फिर उसी काम का नहीं है। अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो क्या, जरा बताओ, क्या वो फिर प्रेगनेंसी को लीड करेगा? नहीं करेगा। पहली बात तो ऐसी No, नौबतें नहीं sir. आने देनी है कि प्रेगनेंसी को लीड करे, क्योंकि वो अगर सेक्सुअल अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहा है तो प्रेगनेंसी वैसे भी नहीं होने की, चाहे कोई सा भी टाइम। लेकिन मान लो अगर अनप्रोटेक्टेड है भी, कुछ मेल्स और फीमेल कपल जो होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, कुछ कपल जो होते हैं, मेल फीमेल ही होगा, तो कुछ कपल जो होते हैं यूजुअली, तो वो इस चीज पे भी वर्क करते हैं। अगर ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई चीज ऐसी नहीं होती कि वो हाइड करके रखे, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब पता होती है बातें, तो फीमेल बता के रखती है। उस फीमेल को सब आइडिया होता है, फीमेल को आइडिया होता है कि इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन हुई थी तो इसके इतने दिन बाद तक ये हो जाएगा, इतने दिन बाद में फिर ये, तो अगर इस मतलब इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो कंप्लीटली सेफ है। तो मेल को फिर कुछ यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ अवेयर होना चाहिए। कुछ कुछ फीमेल ऐसी होती है वो कैलकुलेशन कुछ आती ही नहीं है, मैथ एकदम जीरो, वो क्या कैलकुलेशन करेंगी, उल्टी सीधी बातें बकवास कर रही हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, फिर उनको बर्थ करनी पड़ती है। ऐसा गाँव में देखा गया है, ठीक है। वो बोलती तो है उल्टी सीधी बातें, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा, उन्होंने साइकिल ही नहीं समझी हुई। तो जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिसाब ही नहीं पता, वो समझते हैं कि कुछ भी हो जाता है कभी भी। तो जब कभी भी कुछ भी हो रहा है तो उनको पता ही नहीं है ना, साइकिल ही नहीं समझी हुई है। लेकिन आजकल जो एजुकेटेड वीमेन है उनको सब पता है कि किस टाइम पे क्या होने वाला है, क्या अप्रोक्सीमेट 1-2 दिन का गैप आ जाएगा, 3-4 दिन का अलग उल्टा सीधा हो जाएगा आगे पीछे, लेकिन अप्रोक्सीमेट आइडिया तो है ना कि इस टाइम पे। तो ये
भी एक नेचुरल मेथड में आता है। इसे भी हम नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। ये तुम आगे जाके पढ़ोगे प्यारे प्यारे बच्चों, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये एग आगे जाएगा, ये फिर रप्चर होगा, और जो तुम्हारी यूट्रस की वॉल होती है वो भी रप्चर करती है, तो ब्लीडिंग के साथ, ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ, ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये फिर वजाइना के थ्रू बाहर आता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो इसलिए वो आजकल जो एड चल रहा है, वो मूवी देखी होगी शायद वाली पैडमैन, तो ये इसलिए इस टाइप के ये बहुत ही सोसाइटी को अवेयर करने वाली चीजें हैं। गांव में आज भी इन सब चीजों को ना ऐसे देखा जाता है, ओ माय गॉड ये तो अभिशाप है, हो तुम्हें तो औरतों वाली बीमारी है। ये सब गांव के अंदर ना बहुत ही वैसी चीज समझी जाती है इसको, कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया, एकदम हमारा घर अशुद्ध हो गया, ये तो वो हो गया, भगवान नाराज हो गए। अलग ही लेवल का चलता है यार उनका। आज भी मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर, लेकिन आज भी वो लोग इस मूवी को देखना पसंद नहीं करते, कहते हैं हाँ बताओ इतने अभिशाप के ऊपर मूवी बना दी, और बहिष्कार करो इस अक्षय कुमार का। अलग लेवल की अग्निपथ, शपथ, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। अलग ही लेवल। अरे भाई क्या है, तुम पागल हो थोड़े से, थोड़ा तुम ओपन माइंड क्यों नहीं हो सकते भाई। अब उनको ऐसे ब्लेम भी नहीं करना चाहिए बेचारे, अब क्या करें, जब पढ़ाई नहीं करी तो फिर ये तो करेंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत हेल्दी सोसाइटी में हमें रहना है, बहुत चीजें बहुत कंफर्टेबल है। और आजकल तो सिनेरियो इतना आजकल नेचुरल हो गया है कि लोग आपस में खूब फैमिली नहीं, आजकल लोग खूब अपने फ्रेंड सर्कल में ये सब बातें बहुत ओपनली करके करते हैं। यूजुअली कॉलेज लेवल में, हॉस्टल लेवल में लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत ही कंफर्टेबली बात करते हैं इन मुद्दों के ऊपर, कि किसका क्या हो रहा है कैसे। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका, यूएसए, वहां जितने भी फॉरेन कंट्री हैं, तुम्हें लगता है ये सब कोई स्टिग्मा होगा, सोशल स्टिग्मा? भाई ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑफ कोर्स शर्माना, कुछ ना बोलना मुंह से, ये सब इंडिया के अंदर बहुत मोस्ट कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत मोस्ट कॉमन है, नेपाल में मे बी हो, लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है सर। हम बस अपने वही पुरानी ख्यालों वाली चीज सोच को लेके हम कभी इतना आगे कभी सोच नहीं पाए। लेकिन फिर भी आजकल की जो नई जनरेशन है, आजकल हर कोई तो एजुकेटेड है, तो ये सब चीजें भी भाई धीरे करके तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वेस्टर्न कल्चर हमारे लिए अच्छा भी है। लेकिन ये कुछ है ना हिंदूवादी, ये वो सेना, वो सेना, ये सेना, ये तिगड़मबाजी सेना, वो वाली सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना तो है, ये लोग अभी भी इन सब चीजों के खिलाफ बोलते हैं। अंदर ही अंदर ये भी एक्सेप्ट करते हैं, अंदर ही अंदर इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, लेकिन ये एक्सेप्ट चेंज होने देना चाहते नहीं है। ये नहीं चाहते कि सोसाइटी इतनी आगे बोल्ड हो जाए, ये नहीं चाहते कि विमेन अपने आप में कंजर्वेटिव्स। हाँ सोफेस्टिकेटेड बोलते हैं ना काइंड ऑफ इसे, तो वो नहीं वो चाहते हैं सोफेस्टिकेटेड सब रहे, कोई ओपनली बात ना करे, लड़की चुप रहती है तो चुप ही रहे, हम ज्यादा बोलते हैं हम ज्यादा ही बोले, ऐसा नहीं है। आजकल तुम भी जानते हो चीज चेंज हो रही है और होनी भी चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज का, ठीक है। ये वही बात मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। और एक टाइम पे फिर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद भी हो जाती है, इसको तुम्हें पता होगा, मेनोपॉज, ठीक है। स्टार्टिंग का पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम बोलते हैं मिनार के, ठीक है। उस टाइम पे गांव के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़की अब सयानी हो गई है। जब फीमेल का पहला मेंस्ट्रुअल होता है तो उसको बोलते हैं लड़की सयानी हो गई, पता नहीं गांव का अलग ही कल्चर है, सयानी होती है, और फिर उसकी पूजा वूजा होती है, और मतलब शहनाइयां वहनाइयां बजती हैं। शायद उसमें भी देखा होगा ना, पैडमैन में देखा है एक ठीक है, अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो जाओ तो देख लेना। तो उसमें जो पहली लड़की का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उसको मिनार के बोलते हैं, शादी वादी होती है, उसमें पकड़ा जाता है, इसमें वो अक्षय कुमार, फिर उसे गाँव में फिर वो बुलाई जाती है पंचायत, राइट। और इसी तरीके से फिर एक लास्ट वाला जो फेज होता है वो मेरे पास होता है मेनोपॉज। उसके बाद फिर एक भी एग डेवलप नहीं होता फीमेल के अंदर, मतलब एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्यूबर्टी के टाइम में आते टेस्टिस पंप बनाना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन मेल के अंदर कभी कोई ऐसा मेनोपॉज नहीं होता है। मतलब मेल, ऐसा बोला जाता है कि मेल जब चाहे अपना स्पर्म रिलीज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि ओ भाई कोई मान लो 80 साल का है, 90 साल का है, तब तो वो क्या ही स्पर्म प्रोड्यूस करे, वो खुद तो बुढ़ा हो गया, खुद तो हड्डी से चल तो पा नहीं रहा, वो तो वो क्या स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मेल के अंदर ऐसा कोई मेनोपॉज नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कुछ देखा गया है, कुछ कपल ऐसे हैं, फीमेल अगर बहुत छोटी है, मेल थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा भी देखा गया है कि एक 65 साल का बुढ़ा, एक 70 साल के बुढ़े के बेबी हुआ है। ऑल्दो वो उसकी परवरिश नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लुढ़क लेगा 3-4 साल बाद, लेकिन ठीक है किसी कोई और तो कर लेगा। तो ऐसा भी देखा गया है कुछ इंडिया के कुछ उसमें स्टेट में, कि जहाँ पे 70 साल के बुढ़े का एक बच्चा हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ था, पता नहीं क्या रीजन था, जो भी रहा हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई डाउट है? अब ऐसा भी तुम जानते हो कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो बेचारे बच्चे पैदा नहीं कर पाते, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। तो इसका मतलब Yes, इसे हम क्या बोलते हैं, और ये आजकल बहुत चल रहा है इंडिया के अंदर, इनफर्टिलिटी।
ऑल्दो कॉस्टली है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है जो बेचारे नहीं कर पाते। पैसा तो खूब है, पैसा कितना पैसा चाहिए, फेंक के सर मारेंगे। आईवीएफ की बात कर रहे हो हाँ ना? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही प्यारी प्यारी बच्ची। इन और विट्रो इन फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या है? देखो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? लेबोरेटरी कंडीशन। तुमने देखा होगा ना शायद, वाली कौन सी मूवी है वो? गुड न्यूज। गुड न्यूज। वैसे तो वो Good थोड़ी news. एडल्ट मूवी है, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, बदतमीजी मत करा करो, ठीक है? एडल्ट मूवी जब बड़े हो जाओगे तब देखना वो सब। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है हमारे पास, तो तो फीमेल अगर नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो फीमेल के ओवा निकाल लिए जाते हैं, अगर वो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, और स्पर्म कलेक्ट करके बाहर ही फ्यूज करवा के फिर वो फीमेल की बॉडी में यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है? बिल्कुल वैसी कंडीशन जैसे रियल में हुआ है। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो कुछ लोगों को याद रखना, जैसे मान लो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक ऐसी फीमेल जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रेगनेंसी को लीड कर सकती है, और वो चाहती है मेरा बच्चा मेरे पति का ही हो, कोई रैंडम का नहीं हो, ठीक है? किसी और के स्पर्म से ना हो, मेरे हस्बैंड से ही हो, और मतलब मैं ही चाहती हूँ कि मेरा बेबी हो, लेकिन वो फीमेल तो प्रोड्यूस नहीं करना चाह, फीमेल को प्रोड्यूस होता ही नहीं हुआ, उसकी उसकी ओवरी थोड़ी डिसफंक्शन है, रूडिमेंट्री ओवरी है उसकी, मान लो ओवरी काम नहीं करती उसकी। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कुछ है क्या मार्केट में अवेलेबल है कोई उसके लिए चीज या ट्रीटमेंट? सरोगेसी। सोरोगेसी। सोरोगेसी। सरोगेसी। अच्छा, तुम कह रही हो कि किसी दूसरी फीमेल के साथ, वो जो एक मूवी है चोरी चोरी चुपके चुपके, शायद उस टाइप का है ना कुछ कुछ, वहां पे भी यही फिनोमेना है ना मूवी शायद? नहीं देखी मैंने, सुना ओके है। ओके, कुछ लोगों ने देखी है क्या चोरी चोरी चुपके चुपके? नहीं सर। ठीक है, अभी तुम देखना भी नहीं चाहिए, जो तुम बड़े हो जाओगे तब देख लेना, ठीक है? उसमें भी सोरोगेसी दिखाया गया है, ठीक है? वैसे तो मैं मूवी नहीं देखता हूँ, ये तो बस पता नहीं ऐसे ही पढ़ लिया था मैंने। तो ये हमारे पास एक क्या होता है, अपन गिफ्ट। तक क्या नहीं हो। हाँ, तो ये मेरे पास होता है गिफ्ट। ये गिफ्ट का मीनिंग क्या है? तो देखो हम क्या करते हैं, किसी भी फीमेल से, नहीं नहीं, कोई भी फीमेल ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी फीमेल के साथ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और फिर बेबी हो, वो नहीं चाहती। वो चाहती है, तो इसलिए वो क्या करती है, उसकी दूसरी फीमेल का एक अच्छा सा, कोई अच्छी सी फीमेल देखेगी, उसका ओवा निकलवा के वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेती है, अपनी फेलोपियन ट्यूब में वो ओवी को डलवा लेगी, ठीक है? और फिर उसी के कुछ टाइम बाद इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मतलब उसी के हस्बैंड के साथ। तो अब उस पर हम डिस्चार्ज होंगे, तो बताओ वही वाला ओवा जो उसने दूसरी फीमेल से लिया है, उस वाइफ ने, और उसका हस्बैंड, तो बताओ वो फर्टिलाइज हो जाएगा ओवा? यस सर। Yes, sir. फर्टिलाइज होगा, तो फिर प्रेग्नेंट कौन होगा? वो दूसरी फीमेल या वो रियल वाइफ? रियल। रियल वाइफ ना, क्योंकि उसने ओवा ही तो लिया है किसी से। तो ठीक है, तो उसका जो बेबी होगा, तो बेबी पूरा पूरा जो बेबी पूरी फीमेल जो प्रेग्नेंट हुई है, तो लोगों को तो यही लगेगा ना यही रियल में प्रेग्नेंट है। ये सब ट्रीटमेंट चुपके चुपके किए जाते हैं, मतलब फैमिली को इतना को कोई धूम धड़ाके से बताया जाएगा कि नहीं नहीं हमारा तो ट्रीटमेंट से हुआ है। कभी किसको देखा ये सब बातें करते हुए? ये कपल्स का इंटरनल मैटर है, तुम कैसे इंटरफेयर कर सकते हो? और तुम हो कौन ऐसे इंटरफेयर करने वाले? तो इसलिए जानबूझ के फीमेल चाहती है कि अगर मेरे अंदर कोई दिक्कत है तो मैं पब्लिक को ना बताऊं, तो इसलिए वो किसी दूसरी फीमेल से अपने डरवा लेगी, मतलब इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो इसलिए इसका नाम गिफ्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। गैमेट मतलब ओवा, इंट्राफेलोपियन कहां पे डलवाया था उसने? Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब में ओवा डलवाया था। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये ट्रांसफर बोल सकते हो, फेलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ गया? सब कुछ नाम से क्लियर है? तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गैमेट इंट्रा, मैं जानता हूँ ये इंट्रा बहुत अच्छा लिखा है मैंने, कंट्रोल, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है? इसी तरीके से एक है, मान लो एक होता है जिफ्ट, एक तो गिफ्ट है, एक है जिफ्ट। एक बेचारा गिफ्ट मत दो, कम से कम जिफ्ट ही दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिफ्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब मान लो इसका मीनिंग क्या है, इस जिफ्ट का मीनिंग क्या है? एक ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी तो करवा सकती है, और उसका जो हस्बैंड है, उसका हस्बैंड स्पर्म रिलीज नहीं कर पाता, कुछ दिक्कत है, मे बी ऐसे कुछ भी हो, या मान लो उसको कोई दिक्कत है बेचारे, ऐसे बहुत लोग होते हैं यार, हंसना नहीं चाहिए, मतलब मैं तो किसी और बात में हंस रहा हूँ। स्पर्म काउंट कम होगा उस हाँ पे। हाँ, स्पर्म काउंट कम है, मान लो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, कुछ होते हैं ऐसे बेवड़े, तो जो ऐसे हरकतें करेंगे उनकी शादी हो गई मान लो गलती से, तो सर अगर कैंसर से भी तो हो हाँ जाता हाँ हाँ, बहुत सारी डिजीज होती हैं यार, पूरा बीमारियों से तो फैला उसमें हुआ तो है था यार। ना, क्या अब मुझे कहते एक बात हैं, बताओ, तो अब फीमेल चाहती है कि नहीं नहीं भैया बच्चा तो मैं ही करूंगी, और ऐसे करके मैं नहीं कर सकती, तो अब बताओ जरा, अब लेकिन वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड का ही हो, ऐसे कैसे? मैंने 7 फेरे लिए हैं, तो मैं किसी और के से क्यों बेबी करूंगी? तो इसीलिए अब क्या होता है, तो उसके टेस्टिस से, मेल के टेस्टिस से एक स्पर्म निकाल लिया जाएगा, ठीक है? फीमेल से भी एक ओवा निकाल लिया जाएगा, बाहर फ्यूज करवा दिया जाएगा। तो जब बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज हो गए, तो अब वो क्या बन जाएगा? जाइगोट।
जाइगोट। अब इस जाइगोट को ले जाके फीमेल के यूट्रस में, फैलोपियन में नहीं, गैमेट थोड़ी है अब तो जाइगोट है ना। बेबी अटैच यूट्रस में होता है, फैलोपियन में होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस में होता नाइन्थ है, वालों को नहीं पता होगा, एंडोमेट्रियम में। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन तुम जब आओगे आगे हाई क्लास में तो पता लग जाएगा। यूट्रस में अटैच करवाना है, शट अप। तो ये जाइगोट, वैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है, जब क्वेश्चन पूछता हूं तो ये बहुत पता है तुम्हें। तो जाइगोट सर। को हम जाइगोट को कहां पे लगा देंगे, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में? यूट्रस में लगा देंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया फिर? ओ सॉरी 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 सॉरी, यूट्रस में भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, एक बात देखो ध्यान सुने, ये फैलोपियन ट्यूब है, ओवा यहां पर था और स्पर्म आया था, तो ये जाइगोट यहीं पर ही तो बनता है। यस सर। सोचो सोचो, और यहाँ वो पे आगे जाकर के हाँ, shift होता है। और फ्यूज फिर होता है सर उसमें। अटैच हाँ यूट्रस में होता है, बनता वहीं पे है। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे आगे जाइगोट बन गया। अभी 1 से 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32 बनते ही वो यूट्रस से अटैच होता है। ये है ना यूट्रस। तो जब वो 32 सेल Yes, स्टेज sir. का होता है तब अटैच होता है, तो इसका मतलब जाइगोट तो यहीं पर ही है ना। तो अब डिपेंड करता है भाई हमने लेबोरेटरी में क्या बनाया। अगर हमने लेबोरेटरी में एक ही जाइगोट बनाया 1 सेल वाला, तो हम फैलोपियन में डालेंगे। लेकिन मान लो अगर हमने 32 सेल का बनाया, तो फिर हम डायरेक्टली कहाँ डालेंगे उसे? यूट्रस में। तो इसको तो हम बोलेंगे फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी बोलते हैं इसे, आई इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में। तो उसमें जाइगोट होगा, या जो 30 सेल स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर छोड़ो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर जाइगोट एक ही सेल का है तो हम उसे कहाँ पे डालेंगे, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में? एक ही सेल का है जाइगोट, तो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लास्टोमियर बोलती ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेट का नाम है, स्टेज का नाम होता है स्टेज blastocystis. स्टेज, ठीक है। और उस बेबी को तुम एक तरह से ये भी बोल सकते हो गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से कोई नहीं कि उसे गैस की दिक्कत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रुला याद रखना है, ठीक है, गैस्ट्रुला। और ये जिफ्ट का मतलब क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आईयूटी का फुल फॉर्म क्या था? इंट्रा यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एक आईयूडी भी होता है, वो अलग चीजें बताएंगे। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। कुछ लोगों ने नीचे मुंह कर लिया है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, गांव की टिकट करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये हमारे पास गिफ्ट भी हो गया और ये मेरे पास जिफ्ट भी हो गया, ठीक है भाई। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हाँ इनकी कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है। एक बात मुझे खुद बात बताओ, तुम एक जगह पे गैमेट गिफ्ट हो रहा है, एक जगह पे जिफ्ट हो रहा है, जरा बताना, खुद सोचो जरा महंगा कौन सा होगा, खुद सोचो। जिफ्ट महंगा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर जाइगोट बना रहा है, पहले बात तो निकाल रहा है दोनों गैमेट, फिर बनवा रहा है और फिर ट्रांसफर करवा रहा है। वहां पे सिर्फ गैमेट एक जगह से दूसरी जगह डाल रहा है, फिर तो बाकी हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा महंगा, जैसे कि हम करते हैं, देखो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो ऑफ कोर्स अभी सर लाख रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। ऐसा कुछ नहीं है, 2 रुपए मेरी सैलरी, राइटिंग के करोड़ों बदतमीजी रुपए मत मिलते करो, हैं। बस चुप चुप हो जाओ सारे बच्चे। इतनी मेहनत करते हैं सर, सारा अपनी पैसा तो मेरे सेक्रेटरी ले जाते हैं, मेरे पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। बेचारे सर अच्छा, अपनी राइटिंग को मैनेज बस करने में इतनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल जिनके आइए, नंबर देता हूं मैं कर मैं दो जानता मुझे। हूँ, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत प्यार करते हो, सारे चुप हो जाओ क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है, ठीक है, बस सब चुप हो जाए सारे बच्चे, अपने प्यार को अपने दिल तक रखें, ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर ज्यादा हो बात जाएगा, होने से बहुत खोल लो। शुगर हो जाएगी फिर मुझे यार, इतना प्यार दोगे तो, इतना ठीक है। अब लास्ट में एक मेरे पास है, इसे बोलते हैं हम, हाँ, ICSI। ICSI का मतलब क्या होता है? एक फीमेल है, एक फीमेल चाहती है, देखो भाई ज्यादा मुझे फालतू की वो नहीं चाहिए, बकवास नहीं चाहिए, हाँ मेरे हस्बैंड में कोई दिक्कत है, ठीक है, या मान लो हाँ मेरी ओवरी में कुछ ना कुछ, मान लो जो फेलोपियन ट्यूब है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, तो ठीक है, मेरे हस्बैंड के स्पर्म मेरे फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तुम ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, अब रुक जाओ, ठीक है, तुम ठीक है शहर के, लेकिन ज्यादा भी मत बनो, ठीक है। तो आईसी तो वो कहते हैं, देखो भाई डॉक्टर साहब ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास और ज्यादा का दिमाग खराब मत करो, ठीक है, लेकिन मुझे बेबी चाहिए, गारंटी सुन लो, तो अब जो करना है कर लो। तो वो कहता है डॉक्टर की ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम आपका ICSI करते हैं, कह रहे जो भी करना है करो, मुझे नहीं पता 22 जो भी है। तो अब लेकिन वहां पे फिर मैं आया, मैंने कहा बोलो बेटी, तो इन्होंने बोला कि सर ये ICSI क्या होता है? ICSI का मतलब क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो वो फीमेल ओवा प्रोड्यूस करती है, तो लेकिन स्पर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे उसके हस्बैंड के, तो अगर उसके हस्बैंड से इंजेक्शन से स्पर्म ले लिया जाए, ठीक है, और फीमेल की बॉडी, फीमेल की वजाइना के थ्रू उसके मतलब उसके ओवा के अंदर डायरेक्ट स्पर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो बताओ वो फर्टिलाइज करवा दिया। इस बार फर्टिलाइजेशन हमने ही करवाई है डायरेक्टली यस सर। माइक्रो इंजेक्शन से,
रियल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, नेचुरल जो होती है स्पर्म में जबरदस्ती माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू करवाई है, तो डायरेक्ट स्पर्म वहां पे नहीं पहुंच पा रहा बेचारा, थोड़ा लेजी स्पर्म है, लेकिन फिर भी हमने खुद ही उसको ले जाके वहां पे डलवा दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को डाल दो, ठीक है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ओवा के एकदम अंदर डालना है या फिर ओवा के बाहर में फिर वो अपने आप अंदर जाएगा? ओवा के थोड़ा सा मतलब जो बाहर की लेयर होती है जोना पेलोसिडा उसके अंदर एंटर करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उससे, ठीक है। आई नो तुम सोच रहे एक ही होगे, कराते होंगे। अरे कोई बात नहीं, ओवा के अंदर बहुत सारी लेयर होती है मेरे भाई, ठीक है, ऐसी इस टाइप से, तो अगर तुम इस वाली लेयर में डाल दोगे ना बहुत सारे स्पर्म, तो वो अंदर की साइड एक ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो, वो ओवा का अंदर का काम है कि वो बाकी सारे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, वो एक्सेप्ट सिर्फ एक ही वो करेगा, और अगर नहीं करेगा तो 2 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, 3 हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते हैं, वो फीमेल की ओवा ध्यान रख के चलता है, मैंने बताया था ना। हाँ, सिर्फ 5 ट्विंस एक साथ होते हैं? हाँ बहुत सारी तो जब भी ऐसा होता है इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक अपनाई थी, अच्छा जी। उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाया है, मे बी, ऐसा अच्छा। हमेशा नहीं होता है लेकिन चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ज्यादातर ट्विंस होते हैं, जब जो लोग ऐसे काम करवाते हैं ना, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं हो रहा भी तो होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 4 भी हो जाते हैं, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो भाई बहुत सारी टेक्निक्स हैं यार आजकल तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बनना भैया, हम तो आजकल मतलब फर्टिलिटी डॉक्टर बनेंगे, क्यों, सादा पैसा उसी में ही तो है। आजकल जिस तरीके के लोगों की लाइफ स्टाइल है, चाउमीन पिज्जा विज्जा, ये स्मोकिंग, ये मोमोज, दारू पूरू, जो भी कितनी सारी चीज तो खाते हैं, कौन कौन सी केकड़ा वेकड़ा मच्छी, इतनी चीज खाते हैं, अगर मान लो उसमें इतना ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई है, इतना सारा पॉल्यूशन है, तो लोगों के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, ओवा के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो ही जाते हैं आजकल, तो ये सब आजकल, तो इसलिए डॉक्टर को पता है ये बात कि अरे वाह, इसका मतलब जब भी कोई आता है उनके पास तो वो ऐसा देखते हैं, अरे वाह अब तो 5 लाख कहीं नहीं गए, ठीक है, तो ये सब होता है स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है भाई। तो जो आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों का एक तो कैरियर तुम्हें मिल ही गया है, बाकी आप लोगों की श्रद्धा है, ठीक है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फर्टिलिटी डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। देखा है ना वो कितना कमाती है वाली मूवी में, गुड न्यूज में, एकदम स्टाइल मार रहे होते हैं एकदम, लाखों भाई आप 5 लाख रुपए जमा कर दें, बाकी और भी हम मांगेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, इसलिए तो बैठे हम, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन एमएलए, इतना सारा खर्चा तो अमीर लोग भी उठा पाएंगे, अमीर लोग आ रहे हैं तो भैया वो लूटेंगे भी ऑफ कोर्स। हाँ 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 बोलो। सर ज़िफ्ट की फुल फॉर्म क्या थी? ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल, यस मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है भाई। तो आज का ये टॉपिक था पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को लेके। इसका मतलब ये नहीं है सोसाइटी में चिल्लाते फिरो कि देखो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है, हम तो ये मारेगा कोई पकड़ के, ठीक है। तुम लोगों को अपने आप में जानना होता है, तुम लोगों ने जान लिया, बात खत्म हो गई, अपने आप में शांत रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते ज्ञान भी तो बांटना चाहिए। हैं। ज्ञान अगर तुमने ये ज्ञान अपने घर में बांट दिया तो जो आवाजें आएंगी ना प्लीज रिकॉर्ड करना, हम भी सुनेंगे, ठीक है। हाँ चलो, सर आपको 9th वालों से कुछ कहना था, आपने स्टार बनाया था। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो 10th वाले सारे ज़िफ्ट की फुल फॉर्म क्या थी? अरे यार तुम ही पर ही अटके पड़े हो यार। ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ओके सर, गिफ्ट और जिफ्ट, और आईसीएसआई का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सब मिल गया मुझे लग रहा है तुम ही बन रहे हो बेटा ये डॉक्टर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक सर है। आप ही की हेल्प करूंगा, कोई बस बात तुम चुप रहो, बदतमीजी मत करो। अभी रुक जाओ, तो मैं अभी ब्लॉक करता हूँ, अभी तो मैं ब्लॉक करता हूँ। पहली बात तो हम तो फकीर आदमी, हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे, लेकिन विनीत तुम्हें बताएंगे अच्छे से, रुक जाओ। सॉरी सर। अभी रुक जाओ, तुम्हें बताएंगे। चलो भागो यहाँ से सारे बच्चे 10th वाले। सर आप जाओ फकीर ऐसे। कैसे हो